हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज का एक प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने जनरल नॉलेज के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने ये सीरीज आज से स्टार्ट किया। इसमें हम आपको जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस करवाएंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो बताइए अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो बताइए भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए केरल, या ऑप्शन बी उड़ीसा, या ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक मंदी किस काल में आई? तो बताइए इनमें से किस काल में अत्यधिक मंदी आई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि अत्यधिक मंदी आई थी आपकी 1929 से 1934 के बीच में। ठीक है, कब आई थी? 1929 से 1934 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है। तो बताइए घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामूहिक खपत से तात्पर्य है। तो बताइए इनमें से क्या है जो सामूहिक खपत से तात्पर्य, इनमें से कौन सा ऑप्शन सामूहिक खपत से तात्पर्य से है? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देह निर्माता किसे कहते हैं? तो बताइए निम्न में से देह निर्माता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन बी वसा, या ऑप्शन सी प्रोटीन, या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, देह निर्माता प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? प्रोटीन को। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक के नख, सींग और खुर बने होते हैं? तो बताइए किस उत्तक के बने होते हैं? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, किरीटेन के। ठीक है, तो किसके बने होते हैं? किरीटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? तो बताइए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेंथम और हुकर, या ऑप्शन बी हचिंसन, या ऑप्शन सी एंगलर और प्रोंटले, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, बेंथम और हुकर जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक है। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरिजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल राज्य में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च स्थित है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो बताइए इनमें से किसने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था? देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? अगस्त 1948। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना है। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए अनुसंधान संस्थान से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अनुसंधान संस्थान, सभी अनुसंधान संस्थान याद करके जाने, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, ठीक है। लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, और आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बताइए भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, रुड़की में भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। देखिए मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता देती हूँ कि जितनी भी इंडिया में पहली चीज है, पहले पीएम या फिर पहले राज्यपाल या और भी पहले क्वेश्चन है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं। आपसे पूछ लिया इंडिया की पहली राज्यपाल कौन है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि पहली आईएएस ऑफिसर कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए कि पहला जितने भी ये पहले क्वेश्चन है ये आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो बताइए नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। और स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? तो ये स्वीडन की कैपिटल है, ठीक है। तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है, और इन्हें ही फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो बताइए राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 8वीं योजना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो बताइए भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 24 जुलाई 1991। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगफॉस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बताइए सिगफॉस आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी असम। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, असम में, ठीक है। सिगफॉस आंदोलन कहाँ हुआ? तो असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो बताइए इनमें से किस दिन को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 27 मार्च 1947 को। किस दिन को मनाया था? 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो बताइए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंगापुर में, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया। कहाँ किया? सिंगापुर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, या ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, या ऑप्शन डी इन सभी को। तो बताइए आपको क्या लगता है, इन सभी को? तो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था, ठीक है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। और ये मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस में है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई, और इसका मुख्यालय मनीला में है। और ये मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बताइए भारत के कौन से राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में। और सबसे कम किस में है? बिहार में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब से शुरू की गई थी? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद करना है, क्योंकि अभी आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, तो आरपीएफ एसआई में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि JRY, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, JRY कब से शुरू की गई थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को, ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1989। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो बताइए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखिए 2011 में जनगणना हुई थी, और अगर आज भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। हमारी जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होगी, क्योंकि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। और अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना पूछी जाए तो आप बताएंगे 1872। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेगुलर जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो वो हुई थी 1881, ठीक है। तो क्या बताना है आपको? अगर आपसे एग्जाम में देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, अच्छे से समझिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1872। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली रेगुलर जनगणना कब हुई थी, नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881, ठीक है, वो कब हुई थी? 1881। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, और जितने भी नदियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। तो आंसर है वो ऑप्शन डी, मणिपुर। कर्क रेखा निम्न में से जिस राज्य से नहीं गुजरती वो है मणिपुर, ठीक है। एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो बताइए सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। कौन थे? जानकीनाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो बताइए इनमें से कौन सा नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भेड़, ठीक है। क्या आंसर है इसका? भेड़। भेड़ नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राचीन समय में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कौशल नाम से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं, ठीक है। कौन है? महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बताइए किस वर्ष पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1930, या ऑप्शन बी 1932, या ऑप्शन सी 1928, या ऑप्शन डी 1929। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1932। 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसे शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, ठीक है। क्या बोलते हैं? HSRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। किसे किया जाता है? यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो बताइए इनमें से कौन सा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ठीक है, रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है वो है ऑप्शन ए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो बताइए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, किस दिन? 3 जनवरी को। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं उपसौर। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपसौर। जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उसको हम बोलते हैं उपसौर, और जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपसौर। तो ये दोनों ही बातें आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये बातें कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवश्य के कारण होता है? तो बताइए पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवश्य के कारण होता है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओजोन के। किसके कारण? ओजोन के। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है? तो बताइए इनमें से कौन सा ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है? तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, परछाया। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या है? तो वो है परछाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आज की हमारी ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।